हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम दो छोटे छोटे राजवंशों को हम कवर करेंगे दोस्तों। एक तो कन्नौज का गहड़वाल वंश है, उसको हम कवर करेंगे। इसके पश्चात दोस्तों बुंदेलखंड या हम यूँ कह सकते हैं जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश है, उस चंदेल वंश की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कन्नौज का गहड़वाल वंश। देखिए दोस्तों, जो कन्नौज का जो गहड़वाल वंश है, उस गहड़वाल वंश की अगर हम बात करें तो देखिए कन्नौज के अंदर जो गुर्जर प्रत्यार वंश का पतन होने के बाद दोस्तों कन्नौज पर आपको पता है गहड़वाल वंश की स्थापना हो जाती है। यानी कि कन्नौज पर गुर्जर प्रत्यार वंश का शासन था। धीरे धीरे उसका पतन होता है। पतन होने के बाद में दोस्तों कन्नौज के ऊपर दोस्तों गहड़वाल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात हमने बात कर ली है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। तो देखिएगा, गहड़वाल वंश की स्थापना करने वाला शासक था दोस्तों चंद्रदेव। ठीक है, इस चंद्रदेव ने 1080 से लेकर 1100 ईस्वी तक अपना साम्राज्य स्थापित करता है, यानी कि अपना शासन चलाता है दोस्तों। किसने? चंद्रदेव ने। और इसी ने यानी कि कन्नौज पर गहड़वाल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, देखिएगा आगे। देखिएगा जो जो कन्नौज को इसने गोपाल नामक शासक से छीना था दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा जो कन्नौज को इसने गोपाल नामक शासक से छीना और उससे युद्ध किया और युद्ध में उसको पराजित किया। पराजित करने के बाद में दोस्तों उसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, जो कन्नौज है, कन्नौज में काशी और बनारस दोनों जनपद आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कन्नौज है, आज वर्तमान में देखिए तो कन्नौज कहाँ है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। तो काशी है और बनारस दोनों उसी समय कन्नौज में आते थे। इसीलिए शासकों का काशी नरेश, यानी इन शासकों को, ठीक है, इन शासकों को, ये को लगाइएगा। ठीक है, इन शासकों को काशी नरेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कन्नौज पर देखिएगा गुर्जर प्रत्यार वंश का पतन होने के बाद में कन्नौज पर जो गहड़वाल वंश है उसकी उसकी उस गहड़वाल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो गुर्जर प्रत्यार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन तीनों शासकों के मध्य दोस्तों जब त्रिपक्ष संघर्ष होता है 150 साल तक ये संघर्ष चलता है। यानी कि गुर्जर प्रत्यार वंश के जो वत्सराज था, इसी ने सबसे पहले यानी कि पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित करके वहां पर अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाला दोस्तों गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक वत्सराज था। देखिए लंबे संघर्ष के बाद में यानी कि इस त्रिपक्ष संघर्ष में भाग लेने वाला पहला राजवंश था गुर्जर प्रत्यार। और लास्ट में दोस्तों इसकी विजित होती है गुर्जर प्रत्यार वंश की ही होती है। तो अगर हम कहें कि कन्नौज पर प्रॉपर गुर्जर प्रत्यार वंश का राज्य स्थापित होता है दोस्तों, धीरे धीरे फिर क्या होता है, गुर्जर प्रत्यार वंश का पतन होता है। और गुर्जर प्रत्यार वंश के पतन होने के बाद में दोस्तों जो चंद्रदेव नामक एक राजा था, है ना, इस चंद्रदेव ने जो कन्नौज के ऊपर जो गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक गोपाल था उसको पराजित किया जाता है। वो पराजित करने के पश्चात दोस्तों इसने कन्नौज पर गहड़वाल वंश की स्थापना की। किसने? चंद्रदेव नामक शासक ने। और 1080 से लेकर 1100 ईस्वी तक वो शासन करता है। ठीक है, और कम से कम 20 साल तक वो शासन करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में दोस्तों कहा जाता है कि जो कन्नौज था दोस्तों, कन्नौज के अंदर जो काशी और बनारस आता था, दोनों जनपद आते थे। और इसीलिए इन जो गहड़वाल वंश के शासकों को क्या कहा? काशी नरेश भी कहा गया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही। इसके अलावा और कुछ बातें अगर हम करें, देखिएगा गहड़वाल का मूल निवास था, यानी कि गहड़वाल है, गहड़वाल वंश की जो शासक थे उनका मूल निवास अगर देखिए दोस्तों, जो विंध्याचल का पर्वतीय जो वन प्रांत है, यानी कि जो विंध्याचल की जो रेंज है, पर्वतमाला है, वहाँ पर दोस्तों आपको पता है बहुत ही ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पर उनका
क्या था, मूल स्थान था। लेकिन चंद्रदेव की दिल्ली के तोमर वंशी शासकों ने भी अधीनता स्वीकार कर लिया। यानी कि जो चंद्रदेव था, यानी कि जो गढ़वाल वंश का शासक था जिसने गढ़वाल वंश की स्थापना की कन्नौज पर, इस चंद्रदेव की दिल्ली के तोमर वंश, यानी दिल्ली पर तोमर वंश का शासक था, यानी कि तोमर वंशी शासकों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि इतना पावरफुल ये शासक था। तो दोस्तों हमने ये तो बात हमने कर ली है चंद्रदेव नामक एक शासक, यानी कि गढ़वाल वंश के शासक जिसने गढ़वाल वंश की स्थापना की। इसके बाद में दूसरे शासक की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिएगा मदन पाल की हम बात करते हैं। देखिएगा मदन पाल का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, ये 1104 से लेकर 1114, यानी कि 10 साल तक ये शासन करता है दोस्तों, यानी कि इसका टाइम पीरियड होता है। देखिए इसके बारे में हम देखें तो दोस्तों ये है, मदनपाल ने अपने साम्राज्य की जो राजधानी है दोस्तों कन्नौज से ट्रांसफर कर दी वाराणसी, ठीक है। यानी कि जो चंद्रदेव था उसके समय तो कन्नौज की राजधानी कन्नौज ही थी, ठीक है। ठीक है, अपनी राजधानी करता कौन, यानी कि चंद्रदेव, ठीक है, और अपनी राजधानी कन्नौज को रखता है। लेकिन जैसे ही मदन पाल का शासन आता है तो ये अपनी राजधानी कन्नौज को ट्रांसफर करता है वाराणसी, यानी कन्नौज से राजधानी स्थानांतरित कर लेता है वाराणसी में, ठीक है। इसी समय कन्नौज पर दोस्तों तुर्कों का आक्रमण होता है, यानी कि तुर्कों का आक्रमण होता है और तुर्कों ने मदन पाल को बंदी बना लिया जाता है। यानी कि तुर्कों का आक्रमण होने के बाद में जो मदन पाल को ये तुर्क बंदी बना लेते हैं, और बाद में इसका जो पुत्र था दोस्तों, इससे पुत्र यानी कि जो मदन पाल का पुत्र है इन तुर्कों से अपने पिताजी को मुक्त करवाता है, ठीक है। तो ये तो हमने मदन पाल की हमने बात कर ली। देखिए दोस्तों, अगला जो शासक है गोविंद प्रथम था, ठीक है, यानी कि इसका पुत्र था, ठीक है। इसने अपने पिता यानी कि मदन पाल को इन तुर्कों से मुक्त करवाता है, गोविंद चंद्र, ठीक है। इसने 1114 से लेकर 1155 ईस्वी तक वो शासन करता है, और कहा जाता है कि दोस्तों इस वंश का सबसे प्रतापी यानी सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। इसके बारे में हम देखें तो इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने पालों से मगध को जीता और मालवा पर वो अधिकार भी कर लेते हैं, यानी कि जो पाल वंश के शासकों से उसने मगध को जीत लेता है और मालवा पर अपना अधिकार कर ले। कहने का मतलब है मगध और मालवा पर अपना अधिकार कर ले, इसीलिए इसको शक्तिशाली शासक कहा गया है, ठीक है। गोविंद गोविंद चंद्र ने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक समस्त भाग पर अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। दोस्तों इसके पिताजी के समय जब जो कन्नौज का गौरव था वो कम हो जाता है, तो उसने अपने कन्नौज के गौरव को बढ़ाता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। यानी कि उसने मगध को जीता, मालवा को जीता, और दोस्तों अपने जो अगर आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका साम्राज्य स्थापित होता है, यानी कि पुनः उसने अपने साम्राज्य को का विस्तार करता है, ठीक है। आगे अगर देखिए दोस्तों और बातें करें तो अगला जो शासक है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसके बारे में और कुछ बातें देखिएगा। गोविंद चंद्र ने के लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा गया है, यानी कि इसको विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा गया है, ठीक है, ठीक है। इसी के जो गोविंद चंद्र के मंत्री थे लक्ष्मीधर है, ठीक है। इस लक्ष्मीधर ने एक किताब लिखी, कृत्य कल्प तरु नामक एक किताब लिखता है। यानी कि इसके दरबार में, यानी गोविंद चंद्र के दरबार में एक उसका मंत्री रहता है, यानी कि लक्ष्मीधर है। ये लक्ष्मीधर ने एक कृत्य कल्प तरु नामक एक किताब भी लिखता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरे शासक की अगर बात करें विजय चंद्र के बारे में हम देखें तो ये 1155 से लेकर 1170 तक ये शासन करता है दोस्तों। इसके बारे में देखें तो इसके बारे में क्या क्या बातें देखिएगा। देखिए दोस्तों इसके समय दिल्ली गढ़वालों के हाथों से निकलकर चौहानों के हाथों में आ जाता है, क्योंकि देखिएगा इस जो ये शासक था दोस्तों, जो विजय चंद्र था, इसके समय दोस्तों जो दिल्ली पर गढ़वालों का शासन था लेकिन चौहानों के हाथों में आ जाता है। विजय चंद्र का दरबारी कवि श्री हर्ष था ने विजय चंद्र के सम्मान में विजय प्रशस्ति नामक एक रचना की थी, यानी प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रशस्ति क्या होती है, यानी किसी भी राजा या महाराजा या किसी सम्राट के बारे में उसके दरबारी कवि उसकी प्रशंसा में कुछ बातें लिखता है, उसको हम प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। तो विजय चंद्र के दरबार में जो श्री हर्ष एक विद्वान रहते, उसने उसके सम्मान में विजय प्रशस्ति नामक एक महाकाव्य की रचना करता है दोस्तों, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम अगला जो शासक है यानी कि जयचंद की अगर हम बात करें तो जयचंद की देखिएगा, आपको पता है जयचंद का मोहम्मद जो गोरी था उसके साथ युद्ध होता है, ठीक है। और उस मोहम्मद गोरी को ही दोस्तों ये जयचंद भारत में आमंत्रित करता है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए, लेकिन उल्टा पासा पड़ जाता है और इसने 1191 और 1192 तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से जीत जाता है। फिर दोस्तों उसने एक साल बाद में 1194 में चंदावर का युद्ध होता है उस मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य। इस जयचंद को पराजित कर देता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है जयचंद, ठीक है। तो देखिएगा देखिएगा इस जयचंद की अगर बात करें दोस्तों, इस जयचंद का जो टाइम पीरियड था 1170 से लेकर 1194 में, ठीक है। और जयचंद ने पराजित किया, देखिएगा उसने पराजित किया, देखिएगा देवगिरी के यादव वंश के शासकों को उसने पराजित किया और गुजरात के सोलंकी वंश के शासकों को उसने पराजित किया दोस्तों, ये जयचंद ने किया था, ठीक है। और इस विजय की यानी विजय के उपलक्ष्य में उसने एक राजसूय यज्ञ भी करवाता है, ठीक है। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है और एक राजसूय यज्ञ करवाता है, तो जयचंद ने यानी कि कुछ देवगिरी के यादव वंश के शासकों और गुजरात के सोलंकी वंश के शासकों को पराजित करने के बाद में उसकी प्रशंसा में दोस्तों उसने राजसूय यज्ञ करवाता है। देखिएगा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान थर्ड से युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है। तो देखिएगा आमंत्रित करता है तो उसने तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को परास्त करने की योजना बनाती है, यानी कि उसने 1191 में तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड से पराजित हो जाता है, लेकिन जैसे 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध होता है तो उसमें जो मोहम्मद गोरी जीत जाता है और जीत जाने के बाद में दोस्तों इसने दिल्ली को अपने अधिकार में लेने के लिए एक योजना बनाता है, यानी कि चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। और मोहम्मद गोरी इस चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद को पराजित कर देता है और जयचंद इसमें वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों जो जयचंद के दरबार में दो कवि होते, एक तो श्री हर्ष, ठीक है। इस श्री हर्ष ने दो किताबें लिखी, एक खंडन खाद्य और एक नेषद चरित्र, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगली अगर बात करें इसके में गैड़वाल वंश के बाद कन्नौज पर दोस्तों क्या होता है, चंदेलों का अधिकार हो जाता है, यानी कि गैड़वाल वंश के बाद में कन्नौज पर क्या होता है, चंदेल शासकों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था उसके अंदर हम दोस्तों दो राजवंशों की हम बात करेंगे। देखिएगा एक तो हमने बात कर ली है जो कन्नौज पर जो गैड़वाल वंश है उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब दूसरा जो वंश है बुंदेलखंड या हम यूँ कह सकते हैं जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश, यानी कि चंदेल वंश की हम बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसका जेजाग भुक्ति नाम कैसे पड़ा उसको हम आगे बात अपन करते हैं, ठीक है। देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं यानी कि जेजाग भुक्ति यानी बुंदेलखंड का चंदेल वंश। देखिएगा देखिए दोस्तों जो वर्तमान में जो बुंदेलखंड है ये बुंदेलखंड क्षेत्र चंदेलों का उदय हुआ था, यानी कि वर्तमान का बुंदेलखंड, आज वर्तमान का जो बुंदेलखंड है जो यूपी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर चंदेलों का उदय हुआ था तथा खजुराहो को अपनी राजधानी वो बनाते हैं, यानी कि चंदेल वैसे बुंदेलखंड में उनका उदय होता है और वो खजुराहो को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है जैसे अजयराज ने अजमेर बसाया और अजमेर ने अजमेर बसाने के साथ ही अपनी साम्राज्य की राजधानी में अजमेर को ही रखता है, वैसे ही इसको है, ठीक है। यानी कि इस चंदेलों ने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया, ठीक है। चंदेल शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे दोस्तों, ठीक है। यानी कि चंदेल शासक थे वो गुर्जर प्रतिहार उनके सामंत के रूप में वो काम करते थे, सामंत थे। चंदेल वंश का दोस्तों प्रथम जो शासक था यानी कि नुन्नुक था, ठीक है, याद रखिएगा चंदेल वंश का प्रथम शासक नुन्नुक था, ठीक है। और इसका जो पौत्र था एक जय सिंह, ठीक है, उसको जेजा भी कहा गया है, ठीक है। इस नाम के आधार पर ही इनका जो बुंदेलखंड या हम यूँ कह सकते हैं जो चंदेल वंश है उनको जेजाक भुक्ति के चंदेल कहा गया, यानी कि इस जैसे यानी कि जो नुन्नुक था उस नुन्नुक का पुत्र जयसिंह, इस जयसिंह को एक दूसरा नाम था जेजा, इसी के आधार पर जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश पड़ा है, तो याद आपको रखना है, ठीक है। देखिएगा तो इसके बाद इसके प्रमुख शासक थे उसकी हम चर्चा करें। देखिएगा हर्ष, यशोवर्मन, धंग और विद्याधर, ठीक है। देखिएगा एक तो हर्ष है, एक यशोवर्मन, एक धंग और विद्याधर, ये शासक हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा लेखों यानी कि लेखों में चंदेलों को क्या क्या कहा गया, चंद्रोदय या चंद्रात्रेय, ठीक है, ऋषि का वंशज बताया गया, यानी कि इन चंदेल शासकों को चंद्रोदय या हम यूँ कह सकते चंद्रात्रेय, किसी किताब में
चंद्रतेय है और कौन किसी किताब में चंद्रोदय एक ऋषि था, इसके वंशज के रूप में उनको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हर्ष यानी कि जो शासक है, यानी कि नुन्नुक के बाद में जयसिंह के बाद में जो शासक का हर्ष है, उस हर्ष की बात अगर करें तो देखिए दोस्तों, हर्ष का जो टाइम पीरियड था ये 900 से लेकर 925 ईस्वी तक ये शासन करता है, यानी कि इसका टाइम पीरियड था, यानी कि 25 साल तक उसने शासन किया। इसके बारे में अगर देखें तो प्रतिहारों से अपने वंश को स्वतंत्र करवाया, यानी कि जेजा भुगती के जो चंदेल थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन उसने प्रतिहारों से अपने वंश को स्वतंत्र करवाया। और स्वतंत्र कराने के बाद में दोस्तों उसने एक उपाधि धारण की, परम भट्टारक की उपाधि भी धारण करता है। किसने, किसके द्वारा, हर्ष के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात आती है यशोवर्मन। यशोवर्मन को लक्ष्मण वर्मन भी कहा गया है दोस्तों। अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो 930 से लेकर 950 तक ये शासन करता है, ये भी दोस्तों 20 साल तक शासन करता है दोस्तों। इसके बारे में अगर देखें तो ये भी शक्तिशाली शासक था। इसने अनेक युद्ध किए और अनेक युद्धों के साथ कुछ विजय भी प्राप्त की, जैसे उसने मालवा की विजय प्राप्त की, चेदी की विजय प्राप्त की, मध्य भारत की, और कौशल को भी जीतता और वो अपने साम्राज्य के अंदर मिला लेता है और अपने साम्राज्य का विस्तार भी वो करता है। ठीक है, इस यशोवर्मन ने जो खजुराहो के अंदर एक विष्णु मंदिर था, यानी कि खजुराहो के अंदर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है और दोस्तों इसमें बैकुंठ की मूर्ति भी स्थापित करवाता है। कौन, यशोवर्मन के द्वारा। इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय का निर्माण भी वहीं पे करवाता है। ठीक है, खजुराहो के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में दोस्तों इसके पश्चात एक शासक बनता है, उसका नाम होता है दोस्तों क्या, यानी कि धंग। ठीक है, धंग शासक होता है। अगर धंग की बात अगर करें तो दोस्तों धंग का जो टाइम पीरियड था ये 950 से लेकर 1108 ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक है, कहा जाता है कि चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था। कौन, ये धंग नामक शासक। अपने साम्राज्य की राजधानी उसने कालिंजर से खजुराहो को स्थानांतरित करता है। ठीक है, यानी कि कालिंजर थी, फिर बाद में अपनी जो कैपिटल है, अपनी राजधानी है, वो खजुराहो में स्थापित करवा देता है। ठीक है, यानी कि धंग की विजय इसने कन्नौज को जीता और ग्वालियर को भी वो जीतता है। ठीक है, इसने भटिंडा के शाही वंश के शासक, एक ही देखिएगा, एक भटिंडा के एक शाही शासक है, यानी जयपाल को सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैन्य सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, जो भटिंडा है, भटिंडा के एक शाही शासक था जयपाल, उस जयपाल के को जो सुबुक्तगिन है उसके विरुद्ध उसने सहायता प्रदान करता है, सैनिक सहायता प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, जो धंग ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाता है। ठीक है, और उन मंदिरों में अगर देखें उसने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाता है खजुराहो के अंदर, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, एक तो जिन्नाथ का मंदिर स्थापित करवाता है, जिन्नाथ का मंदिर बनवाता है कहाँ, खजुराहो में। एक विश्वनाथ का मंदिर बनवाता है, एक वैद्यनाथ का दोस्तों, और एक कंदरिया महादेव का भी मंदिर बनवाता है दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंदरिया महादेव का मंदिर, किसके द्वारा, खजुराहो के अंदर धंग के द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि धंग 100 वर्षों तक जीवित रहा। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक आ गया। ठीक है, तो कहा जाता है कि 100 साल तक ये जीवित रहता है और इसने एक उपाधि धारण करता है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है दोस्तों। और अंतिम में दोस्तों कहा जाता है कि इसने प्रयाग के गंगा यमुना के संगम पर अपने प्राणों को त्याग देता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसका एक पुत्र था, यानी कि धंग का पुत्र दोस्तों, ये गंड है। ये गंड किसका पुत्र था दोस्तों, धंग का पुत्र था। और इसे गंड नामक जो शासक है, इसने 1008 में मोहम्मद गजनवी का सामना करने के लिए आनंद पाल द्वारा बनाए गए एक संघ था, एक सैनिक संघ था, उसमें ये सम्मिलित होता है। कौन, ये गंड नामक राजा किसके सैनिक संघ में शामिल होता है, आनंद पाल के सैनिक संघ में शामिल होता है, जो महमूद गजनवी के विरुद्ध था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट जो शासक आता है विद्याधर। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। इस विद्याधर की अगर हम बात करें दोस्तों, ये विद्याधर 1019 से लेकर 1029 तक ये शासन करता है दोस्तों। इसके बारे में अगर देखें, देखिए मुसलमान लेखक जो हैं विद्याधर को
विद्याधर को नंद और विदा के नाम से पुकारते थे, ये याद रखिएगा। यानी कि विद्याधर को जो मुसलमान शासक है, एक तो नंद के नाम से और एक विदा के नाम से वो पुकारते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखिएगा, विद्याधर 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 अपने समय का सबसे प्रतापी शासक था, यानी शक्तिशाली शासक था। 1019 में विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर देता है। यानी कि जो प्रतिहार शासक था 1019 में, जब मोहम्मद गौरी ने गुर्जर प्रतिहार वंश पर आक्रमण किया, तो राज्यपाल है वो क्या है कि मोहम्मद गौरी से बिगर युद्ध किए ही अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य को छोड़कर भाग जाता है। तब विद्याधर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने एक योजना बनाई और एक मित्र मंडली के माध्यम से इस जो राज्यपाल को ढूंढवाया और वहां पर उसकी हत्या कर दी थी। तो 1019 में विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया, क्योंकि वो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय राज्य को छोड़कर भाग गया था, ठीक है दोस्तों। जो विद्याधर है उसने किन किन को पराजित किया, इसने मालवा का शासक है भोज, उसको पराजित किया। और दोस्तों एक कलचुरी शासक है माघेद देव, यानी कि माघेद देव को उसने पराजित किया, ठीक है। महमूद गजनवी ने चंदेलो यानी कि विद्याधर के ऊपर 2 बार आक्रमण किया। यानी कि महमूद गजनवी ने चंदेलो या विद्याधर पर 2 बार आक्रमण करता है, कौन? महमूद गजनवी। पहला आक्रमण दोस्तों ये करते 1019 से 1020, ठीक है। इसमें ये युद्ध होता है, लेकिन ये युद्ध निर्णायक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार उसने 1022 में जब महमूद गजनवी ने विद्याधर यानी कि चंदेलों पर आक्रमण करता है, तो दोस्तों महमूद गजनवी क्या करता है, यानी कि महमूद गजनवी संधि प्रस्ताव भेजता है। यानी महमूद गजनवी ने संधि प्रस्ताव भेजता है और संधि प्रस्ताव के माध्यम से दोस्तों 15 किले विद्याधर को देता है, कौन? महमूद गजनवी, ठीक है। तो ये बात हमने बात कर ली। देखिएगा कुछ एक नोट हम बात कर लेते हैं। देखिएगा परमर्दी देव है दोस्तों, इसका परमल नाम भी है, परमर्दी देव भी कह सकते हो और परमल भी कह सकते हो। इसका जो टाइम पीरियड था 1165 से लेकर 1203 तक, ये चंदेल वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, ये याद रखिएगा परमर्दी देव, ठीक है। परमर्दी देव पृथ्वीराज चौहान थर्ड से पराजित होता है, आपको पता है। आल्हा और उदल उसी मृत्यु में जो महोबा का जो युद्ध होता है उसमें आल्हा उदल हार जाता है और परमर्दी देव इस युद्ध में हारता है। इसीलिए इसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान है महोबा पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। एक 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने विद्याधर को पराजित करके कालिंजर पर अधिकार कर लेता है। यानी कि जो 1203 में दोस्तों, ये 1203 है, इसको याद रखिएगा, ये 1203 है, ठीक है। तो ये 1203 में दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का शासक था दोस्तों, ये विद्याधर को पराजित करके कालिंजर यानी कि कालिंजर यूपी के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो उस पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और 1305 में चंदेल राज्य को, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे को करिएगा, 1305 में चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है और महोबा का नाम बदलकर महोत्सव नगर रखता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली दोस्तों जो जेजा भुक्ति के चंदेल वंश के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में जैसे कोई एजुकेशन ग्रुप हो वहाँ पे इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम बात करने वाले हैं मालवा की दोस्तों परमार वंश के जो शासक है, परमार वंश के बारे में हम बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप लगातार बने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।